हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अभी MSO 3 के एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डोंट वरी, आपके जो बाकी टॉपिक है लाइक सिविल सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, ट्रिप्स को लेके है और ग्लोबलाइजेशन के कुछ टॉपिक्स हैं। आई विल डिस्कस दैट ऑल। मैं काफ़ी वीडियोस आज रात में अपलोड कर दूंगी, आप लोग कल मॉर्निंग से ही देखना स्टार्ट कर देना, तो आपके पास कंटेंट होगा पूरे दिन कल प्रिपेयर करने के लिए। तो ये सब कुछ बेसिक्स टॉपिक हैं जो मैं आज ही अपलोड करूंगी आपके MSO 3 से रिलेटेड। बाकी जो भी डाउट आएगा यू गाइस कैन आस्क, एंड थैंक्स फॉर योर कंसर्न, मतलब हेल्थ के बारे में पूछने के लिए। तो आई एम बेटर नाउ, दैट्स वाई पॉसिबल हो पा रहा है वीडियो बनाना, बिकॉज बोल पा रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे डायरेक्टली डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है हमें पता है, ये बहुत मतलब छोटी क्लासेस में ही आपको बताया जाता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें ये बोला जाता था कि आपके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, आप उनको इस तरीके से, रिसोर्सेज क्या, देखो, हवा नहीं खत्म होनी, सूरज की रोशनी नहीं खत्म होनी, ये तो हमें पता है ना। तो जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड है, उनको क्या करो, आप रीजनेबल तरीके से यूज करो, वेस्टेज मत करो, ताकि आप यूज कर पाओ और प्लस आने वाली जो जनरेशन है वो भी वो यूज कर पाए। ऐसा ना हो ना, हम पानी, ड्रिंकिंग वाटर सारा इस तरीके से आप खत्म कर दो कि आने वाले लोग पानी के लिए तरसे। ठीक है, ऑल्टरनेट कुछ और ऐसा कुछ सर्च करना पड़े। लाइक अभी जो गाड़ियां थी पेट्रोल से हम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज पेट्रोलियम है नहीं उतना अवेलेबल। तो आने वाले लोगों को फिर वही साइकिल या पैदल वाला टाइम ना चलना पड़े चीज़ें। तो ऐसा ना हो ना, फ्यूचर जनरेशन में चीज़ें क्या हो जाए सारी की सारी, फ्यूचर जनरेशन में रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल ही ना हो पाए। तो टू मेक श्योर कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज रहे इन द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, तो ये चीज़ जो है उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द आइडिया दैट ह्यूमन सोसाइटी मस्ट लिव एंड मीट देयर नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। रहना चाहिए और अपनी नीड्स फुलफिल करनी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एंड टू मीट देयर ओन नीड्स। अपनी नीड्स पूरी करो, बट इस बात का ध्यान रखो कि फ्यूचर जनरेशन की किसी नीड्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज ना करो। अब ये चीज एग्जिस्ट कहाँ से एग्जिस्टेंस में आई, कहाँ डिस्कशन हुई इस बात की, देखो चीजें चल रही थी, आपको पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा था, डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, मशीनरी लग रही है। ठीक है, प्लस ग्लोबलाइजेशन भी इस टाइम तक आ गया था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन भी हो गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह सोसाइटी में मूव भी कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से हमने देखा कुछ प्लेस तो ओवर क्राउडेड हो गए जहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है, और वहीं कुछ लोगों की पॉपुलेशन कम हो गई। कुछ कंट्री डेवलप कर रही थी तो वो प्रॉपर मशीनरी यूज कर रही है, और ये सब, इन सब में वो क्या कर रही थी, वो इंडस्ट्री फैक्ट्री स्टैब्लिश करोगे, तो जो एक प्रॉपर ग्रीन प्लेस है या फॉरेस्ट है, आप उनको कट करके अपनी फैक्ट्री लगाओगे, आप रहने के लिए घर बनाते जा रहे हो, तो एनवायरनमेंट तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, प्लस ये सब चीज़ें और केमिकल्स और ये सब कुछ एनवायरनमेंट में भरते जा रहे हैं। तो प्योरिटी से लेके थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें इम्प्योर हो रही हैं, तो वहीं पे एनवायरनमेंट में डिसबैलेंस होगा, और डिसबैलेंस होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो यही ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो जिंदा रहना है, आगे की जनरेशन इस रीजन से ना मर जाए कि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो गया है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साइंटिस्ट की पूरी टीम डिक्लेयर कर चुकी है कि अगर आप इस रेट से भी अगर आप ग्लोबल वार्मिंग करते रहोगे तो बहुत जल्दी सारा काम जो है वो खराब होने वाला है। तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो देखो देखो, डिबेट भी चलता है। मैं भी ये बताने से पहले एक और छोटी सी बात बता दूं कि इंडिया जैसे नेशंस जो हैं जिन्होंने डेवलपमेंट वगैरह बाद में स्टार्ट किया, ठीक है, हम कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है हम कंट्रोल करेंगे, हम इतना एमिशन नहीं करेंगे, कोशिश की जाएगी कि चीज़ों में जो है जो पोल्यूशन हम कम क्रिएट करें, रिसोर्सेज को थोड़ा सा साउंडली यूज़ करें कि उसकी वेस्टेज ना करें, तो ये सब विल डू। बट जो कंट्री हमसे पहले डेवलप थी, जो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत समय पहले से कर चुकी थी, हमने जब शुरू करा तब तो वो ऑलरेडी सेट बैठी थी, तो उन पे और हम पे सेम नॉर्म्स क्यों लगने चाहिए। थोड़ा सा हमें सोच के, मतलब थोड़ा सा कंसेशन हमें मिलना चाहिए, राइट। और प्लस आप देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब भी आप करोगे ना, जब आप इकोनॉमिक की सब बातें हैं आगे, बट यहीं पे थोड़ा सा सुन लेते हैं, टॉपिक समझ में आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बार क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है किससे, आपका आपका एनवायरमेंट से। क्योंकि देखो, जितना भी आप इकोनॉमिकली डेवलप करना चाह रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करोगे, तो कमाना है ना, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे नुकसान पहुंच ही रहा है। तो ये हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन रहती है कि वेदर टू गो विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हम एनवायरनमेंट को ही बचा लें, करे क्या, ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। जैसे है ना कि पतला भी होना है और स्वाद भी जीभ पे पूरा चाहिए हमें।
तो करें क्या, स्वाद ले लें या फिर मतलब प्रॉपर चीज़ें अवॉइड करके कुछ हम क्या कर लें, वेट कंट्रोल कर लें। तो ये सब टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। अब 1972 में हुआ क्या, यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस थी स्टॉकहोम में, वो कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट पे बात की गई। मतलब कैसे, हाउ ह्यूमंस कैसे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट, किस तरीके से उनका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है और एनवायरनमेंट में उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये 1972 में डिस्कस हुआ। ठीक है, फिर 1980 में IUCN, UNEP। अब ये आपका काम है, आप इसकी फुल फॉर्म मुझे चेक करके बताओगे, थोड़ा सा एफर्ट आप भी कीजिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप पेपर में IUCN UNEP ही लिखिए, ज़रूरी नहीं है कि पूरी फुल फॉर्म भी लिखो आप, बट ठीक है एक बार देख के बताओ, चेक करो। ठीक है, UN से तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, चलो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हो गई, बट थोड़ा सा चेक करोगे, एक आध चीज एफर्ट लगाने हैं हमको। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गया। इन तीनों ने मिलकर एक वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बनाई। क्या बनाई, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बनाई इन तीनों ने मिलके। अब ये चीज हो गई 1980 में। उसी को बेस लेके 1987 में ब्रुटलैंड में एक कमीशन हुई, ब्रुटलैंड में मीटिंग हुई प्रॉपर, जिसका थीम था, हर साल देखो इसकी प्रॉपर थीम होती है, तो उस साल में फर्स्ट टाइम इसका थीम था अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर। तो जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर्टिकुलर मीटिंग में, यहाँ वाली मीटिंग में, ब्रुटलैंड कमीशन में, ब्रुटलैंड को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ब्रुटलैंड कमीशन के बारे में कुछ भी पूछेगा तो मतलब आपको एक्सप्लेन क्या करना है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे पॉपुलराइज कर दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। वहीं 1992 में हम बात करेंगे तो 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई। इससे भी इस चीज को क्या मिला, पीक मिला। जो एनवायरनमेंट, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो 1992 में इसको क्या मिल गया, इसको पीक मिल गया, क्योंकि यहाँ वाली समिट में इस मैटर में और भी ज़्यादा चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ समिट, एजेंडा 21, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। अर्थ समिट में बात की गई कि कुछ ग्लोबल कॉमन्स होते हैं, कुछ ग्लोबल कॉमन्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सबसे बिलोंग करती हैं, लाइक वी बिलोंग टू अ सेम प्लानट। ठीक है, हमें सेम प्लैनेट अर्थ से बिलोंग करते हैं, तो अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, दैट्स वाई देखो इसका नाम अर्थ समिट, रियो समिट, डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते हो। तो ऐसे ग्लोबल कॉमन वाले एरिया पे तो हमें फोकस करके रखना सबकी ड्यूटी है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री की ड्यूटी नहीं है। एजेंडा 21 में भी इसी तरीके से हमने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात जो थी वो की थी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं। क्या एलिमेंट है कि एक तो देखो इंसानों की कुछ बेसिक नीड तो होती है ना, इंसानों की कुछ बेसिक नीड होती है, और ये नीड आगे भी कंटिन्यू चलती रहेगी। आगे भी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और स्पेशली तो पुअर लोगों के लिए, जिनके पास ना फूड है, ना वाटर है, ना सैनिटेशन है, तो इनके लिए तो हमें अभी डेवलपमेंट करना ही करना है। ठीक है, प्लस एक कंसेप्ट है, देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। ग्रोथ करो ठीक है, बट ग्रोथ की भी एक लिमिट होती है। तो क्योंकि अर्थ के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और प्लस लिमिटेड कैपेसिटी है उसकी वेस्ट को सोक अप करने की। अब आप फॉर एग्जांपल आपके घर के गार्बेज में, गार्बेज बिन जो है, डस्टबिन है हमारा, आप उसमें कूड़ा डालो, अगर वो फिल हो गया फिर आप कितना भी कूड़ा डालते जाओगे तो वो सब कूड़ा क्या होगा, बाहर ही गिरेगा ना, नीचे ही गिरेगा, आसपास गंदगी करेगा। और जब तक आप उसे क्या करोगे, डंप नहीं करोगे प्रॉपरली, जो है डस्टबिन को खाली नहीं करोगे, तब तक आप उसमें दोबारा से नया मतलब जो दोबारा से कूड़ा जो है वो नहीं डाल पाओगे। तो यही चीज़ है, अर्थ में भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है वेस्ट झेलने की। आप ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट अगर डालते जाओगे तो वो चीज़ अल्टीमेटली क्या होगी, हमें ही हार्म करेगी। तो इस चीज़ से, इस वजह से, लिमिट्स टू ग्रोथ के कंसेप्ट की वजह से एनवायरमेंट प्रॉब्लम होती है। ये सब तो बना के भी लिख लोगे आप। क्या, फॉसिल फ्यूल जलता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर सी लेवल राइज होता है। डिफॉरेस्टेशन होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन है। डिजर्टिफिकेशन में क्या है, ग्रीन एरिया बचा ही नहीं है, सारे एरिया क्या हो रहे हैं, डिजर्टिफिकेशन हो रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, रिसोर्स सारे डिप्लीट होते जा रहे हैं, जो स्पीसीज हैं जो कुछ जो है वो एक्सटेंट होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा ना, हम रेड डेटा बुक जो है वो प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, रेड डेटा बुक में जाते हैं एक्सटेंट सारे। ठीक है, बाकी हम देखते हैं कि कौन से वल्नरेबल है, कौन से एक्सटेंट है, कौन से इंडेंजर्ड एनिमल्स स्पीसीज हैं, ये सब। अब कुछ एग्रीमेंट हुए थे जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम को टैकल करने की बात करते थे, जिसमें से एक अभी पीछे बताया एजेंडा 21, जिसने क्या बोला कि डेवलप करना है लेकिन डिप्लीटिंग रिसोर्स, मतलब विदाउट डिप्लीटिंग रिसोर्सेज और हार्मिंग एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना और अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करना।
इसके बाद 1993 में कन्वेंशन हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके, जिसमें बात की, देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम बात करेंगे अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की। क्लियर। इसके अलावा जो और बात हुई वो हुई 19, ये सब सिर्फ याद कर लेना टर्म, डिटेल मत जानो, अभी जिन्हें पता है उनके लिए अच्छी बात है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जिसमें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने की बात की गई। 2015 में हमने 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए। 17 के 17 याद करने की कोई नीड नहीं है, बट इतना याद रखना है कि हमने सेट किया कि 2030 तक ये 17 SDG हैं जिससे हम अचीव करेंगे। इस SDG में बहुत सारी क्लीन वाटर की बात की गई, इस SDG में वुमेन एजुकेशन की बात की गई है, तो बहुत सारे मल्टीपल इशू हैं जो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की, क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। देखिए मैंने इसमें एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम समझेंगे आप लोग, बाकी इसको लिखने वाला जो पार्ट है, एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है, वो आप लोग एक बार खुद से कर सकते हैं एग्जाम में। क्लियर। देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, हमारे पास एनवायरनमेंट है, एक सोसाइटी, सोशल चीज़ें और इकोनॉमिक चीज़ें। हमें इकोनॉमिकली भी ग्रोथ करना है, मीन्स वी नीड वेल्थ ऑल्सो। सोसाइटी में भी जो कम्युनिटी है उसको नर्चर करना है, एनवायरनमेंट में भी नेचुरल एनवायरनमेंट पे फोकस करना है। तो जो इन तीनों का कंबाइंड जो एक बेस बनता है वो क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर। अब हमें क्रिटिसिज्म देखनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके कि क्या किस तरीके से फॉलो अप्लाई कराया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट तो सिंपल, देखो इसकी डेफिनेशन बहुत ही वेग और एम्बिगियस है, मतलब डिटेल नहीं है प्रॉपर। जो ब्रुटलैंड कमीशन में डेफिनेशन आई भी थी, जो हमने देखी स्टार्टिंग में, कोई डिटेल नहीं है प्रॉपर और अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है, मतलब आप कुछ और समझ सकते हो, मैं कुछ और समझ सकती हूँ। ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन ना, ये तो हमें पता है क्योंकि ऐसा कंसेप्ट है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। वही चीज यहाँ बताई कि लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन होती है प्लस सीमेंटिक, सीमेंटिक मतलब भाषा से, वर्ड से लेके, जैसे कि बताया कि प्रॉपर ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, और सीमेंटिक एम्बिवेलेंस है, मतलब एम्बिवेलेंस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग रिएक्शन होते हैं। मेरे रिएक्शन या बिलीफ किसी टॉपिक को लेके जो है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगेगा इसके दो या दो से ज़्यादा पर्टिकुलरली किसी चीज़ के ऑप्शन होते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहती है। अब यहाँ पे रमेश दीवान ने क्या बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है वो डिफरेंट थिंग हो सकती है अलग अलग पर्सन के लिए, तो यही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें आगे है कि एक एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स है कैरी टर्नर, जिन्होंने बोला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई भी मतलब नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेक नो सेंस टू टॉक अबाउट सस्टेनेबल यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पे कहीं क्लियर कट बात ही नहीं की गई है कि हमें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब जो प्रॉपरली एंड हो जाएंगे, उनका कैसे सस्टेनेबल यूज करना है, कहीं पे भी इस कंसेप्ट में इसकी बात जो है वो नहीं की गई। प्लस हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर हैं, अभी देखा था इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल। अब इनमें से ये तीनों एक दूसरे से एक तो इंटरलिंक्ड है, आपस में इंटरलिंक्ड है, अगर कोई भी चेन ब्रेक थ्रू होती है, कोई भी मामला गड़बड़ होता है बीच से, तो ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे और मतलब भी इस चीज़ का कुछ नहीं, मतलब हमारे लिए कुछ मतलब नहीं बच पाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में। अब हम बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे, अपनी चीज़ को काटना, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है, डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ इन ऑल द स्पेयर्स हम बात करते हैं, तो जनरली डेवलपमेंट थोड़ा सा कैपिटलिस्टिक कैरेक्टर की बात करती है। ठीक है। ग्रोथ मतलब आप प्रॉपर्ली अर्न करो, अच्छा कमाओ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा हो, ये सब डेवलपमेंट में काफ़ी सारे ये कंसेप्ट जाते हैं। वहीं सस्टेनेबिलिटी में ये चीज़, सस्टेनेबिलिटी मतलब कलेक्टिव चीज़ें सस्टेन करे लंबे समय तक, तो सस्टेनेबल के साथ जब आप डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हो तो ये दोनों वर्ड आपस में एक दूसरे को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वॉल्फगैंग सैक्स ने क्या बोला है यहाँ पे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट, आप तो डेवलपमेंट को कंजर्व कर रहे हो, नॉट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की तो बहुत ज़्यादा बात ही नहीं दिख रही है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें जो कंसेप्ट दिख रहा है वो दिख रहा है कंजर्वेशन ऑफ द डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है ये डेफिनेशन में अपने आप में ही बहुत सारा झोलझाल मामला है, इसीलिए ये सब हम इसकी क्रिटिसिज्म में पॉइंट मेंशन करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लिया, ओरिजिन देख लिया कैसे हुआ, कहाँ से आए ये, आपने इसके प्रॉपर प्रोपोजिशन कह लो या फीचर कह लो, वो सारे पॉइंट हमने देख लिए। क्लियर। वहीं हमने इसके क्रिटिसिज्म के पॉइंट भी देख लिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक हो गया है डिटेल में। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंट टॉपिक, एक और जो टॉपिक आप लोगों ने डाउट में भेजे उनमें से टॉपिक पिक करते हैं।